नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से जीएस बाय राघव सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक की जो सीरीज हमने शुरू की थी उसको हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और उसी सेशन में आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में हमने हड़प्पा सभ्यता के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। अगर आपने पहली वाली क्लास या फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर देखें, ताकि आपको हड़प्पा सभ्यता के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम वैदिक संस्कृति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और वैदिक संस्कृति का ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ अपने दोस्तों के पास लिंक सेंड कर दे ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा पाए। तो सबसे पहले हम क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने लिखा है कि अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको तब तक आप इसे हासिल कर नहीं लेते। दोस्तों, अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखें और जब तक मत रुके तब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। जब आपका लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है तब तक आपको रुकना नहीं है। तो बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऋग्वेदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक जो संस्कृति है इसका काल किसे माना गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और आपको पता है कि टाइम पीरियड से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टाइम पीरियड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेदिक संस्कृति का काल कब माना गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो टाइम पीरियड था, जो समय था, उसे बोला गया है ऋग्वेदिक संस्कृति का काल। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेरी दो बातें फिर से याद रखना है। फर्स्ट क्लास में भी मैंने बोला था कि पहला तो आपको सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, तो आपका जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर देने की जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले ये दो पॉइंट याद रखना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आपका ऋग्वेदिक संस्कृति का काल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल है वो कब से कब तक का था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, सही जवाब पहले अपने माइंड में क्लिक कर ले ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही बन रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था ये आपका उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड था। जैसे ही आपका वैदिक काल खत्म हुआ उसके बाद में आपका उत्तर वैदिक काल चालू हो गया था। तो याद रखना, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृति और उसके बाद में 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक संस्कृति, दोनों आपको क्वेश्चन याद रखने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों, जो आर्य लोग थे ये कहाँ रहते थे, वैदिक संस्कृति में जो लोग रहते थे उन्हें बोला जाता था आर्य। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आर्य जो शब्द है इस आर्य शब्द का अर्थ क्या निकल कर आता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या निकल कर आता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ और कुलीन। याद रखना, आर्य जो शब्द है इसका मतलब बनता है श्रेष्ठ और कुलीन, यानी जो वैदिक संस्कृति के लोग थे ये श्रेष्ठ और बड़े कुल वाले लोग यहाँ पर निवास करते थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में सही कथन नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और मैंने आपसे कल भी क्लास में बोला था कि ये नई शब्द अगर आपने पकड़ लिया तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। हम हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी में एग्जाम में ये नई शब्द को पकड़ना भूल जाते हैं और जैसे आगे का थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लिया तो हमें क्वेश्चन का वहां पर उसका आंसर नजर आ जाता है, लेकिन उस नई शब्द को पकड़ना भूल जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन वहां पर गलत हो जाता है। तो इस नई शब्द को पकड़ो, मारो, उसके बाद चारों ऑप्शन को पढ़ो, उसके बाद आंसर को टिक करो। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम बात करें कि आर्यों के बारे में सही कथन नहीं है तो यहाँ पर अगर चार ऑप्शन बोले तो संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। घुड़सवार किया करते थे, ये भी सही है। झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। लेकिन नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। नगरों में निवास ये लोग नहीं करते थे। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन सी जो फसल है इसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, जो तंबाकू है इस तंबाकू की खेती ना तो वैदिक काल के लोग करते थे ना ही इनका ज्ञान इनको था। अगर हम बात करें जो की, तो जो यहाँ पर महत्वपूर्ण फसल थी इसका उत्पादन होता था। गेहूं का उत्पादन भी यहाँ पर उसकी खेती भी करते
करते थे और चावल के बारे में भी इनको नॉलेज था। तो याद रखना गेहूं, जौ और चावल की खेती यहाँ पर होती थी, लेकिन तंबाकू की फसल का ज्ञान इनको बिल्कुल भी नहीं था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी या धर्म विरोधी ब्राह्मण को किस नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद के बाद आता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में जो लोग वेद का और धर्म का वेद का और धर्म का विरोध करते थे, उन लोगों को क्या कहा जाता था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना जो शमन है, ये शमन शब्द उन लोगों के लिए यूज किया गया जो उत्तर वैदिक काल में वेद और धर्म का विरोध करते थे। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है शमन। क्या है, शमन आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। याद रखना वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों, वैदिक गणित एक ही बहुत महत्वपूर्ण गणित है। अगर वैदिक गणित का आपको नॉलेज है, अगर वैदिक गणित के बारे में आपको पता है, तो याद रखना आपका माइंड बहुत तेज हो सकता है, आपका शार्प माइंड हो सकता है अगर वैदिक गणित का आपको नॉलेज है। और वैदिक गणित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग निम्न में से कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो शुल्ब सूत्र है। ये शुल्ब सूत्र आपका वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि शुल्ब सूत्र में अगर हम देखें तो यहाँ पर ज्यामिति की जानकारी हमें मिलती है। किसकी, ज्यामिति की जानकारी हमें शुल्ब सूत्र में मिलती है, और इसीलिए शुल्ब सूत्र का वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। ज्यामिति मतलब अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री के जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो ज्योमेट्री आपको पता है कि महत्वपूर्ण अंग है आपका गणित का। तो ज्योमेट्री किसमें, शुल्ब सूत्र में, इसीलिए शुल्ब सूत्र आपका वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस वेद में यह बताया गया है कि सबसे प्राचीन वैदिक संस्कृति किस प्रकार की थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सीधा सिंपल था और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना सबसे जो प्राचीन, अगर आपसे वेद पूछे तो सबसे प्राचीन वेद है आपका कौन सा, ऋग्वेद। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे प्राचीन वैदिक संस्कृति कैसी थी, तो आपको पता है कि अगर सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है तो उसमें सबसे प्राचीन वेद संस्कृति के बारे में जानकारी होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत टिक करके आते हैं। तो आपको सही क्रम में आपको याद भी करवा दूंगा और सही क्रम भी बता दूंगा। तो सबसे पहले आता है इसका सही आंसर, हम देखते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले आते हैं आपके वेद, ठीक है। अगर वेद की बात करें तो वेद में सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ जिसे बोला जाता है तो वो है आपके वेद, ठीक है। तो याद रखना सबसे प्राचीन अगर धार्मिक ग्रंथ पूछे तो वो कौन से वेद। अगर हम वेद के बाद ब्राह्मण की बात करें तो वेद का जो गद्य भाग होता था, ठीक है, वेद का जो गद्य भाग होता था ये कौन से होते थे, ब्राह्मण। तो दूसरा नंबर पर आता है आपका ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद आता है आपका अरण्य, ठीक है। कौन सा आता है, अरण्य। और अरण्य क्या है, तो जो जंगल में लिखी गई बुक होती थी, जो जंगल में जो ग्रंथ लिखे जाते थे उसे बोला जाता था अरण्य। और अरण्य के बाद चौथे नंबर पर आते हैं आपके उपनिषद। और उपनिषद का मतलब क्या होता है, पास बैठकर, यानी गुरु के पास बैठकर जो ग्रंथ लिखा गया है उसे बोला जाता था उपनिषद। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से वेद को वेद त्रयी या वेद यत्री कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट के कौन कौन से ऐसे वेद है जिनको वेद यत्री या वेद त्रयी कहते हैं। याद रखना वेद यत्री या वेद त्रयी दोनों इंपोर्टेंट नाम है और कहीं एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों जो वेद आपको दिखाई दे रहा है, पहला ऋग्वेद, दूसरा आता है यजुर्वेद और तीसरा नंबर पर आता है आपका सामवेद। तो ये तीनों जो वेद है इनको किसमें, वेद यत्री या वेद त्रयी में शामिल किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद यत्री या वेद त्रयी में शामिल नहीं है, तो याद रखना जो अथर्व वेद है, जो अथर्व वेद है, अथर्व वेद को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के राज्य के चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। जो सत्यमेव जयते आपको लिखा हुआ दिखाई देता है भारत के राज्य के चिन्ह में, वो आपसे पूछा है कि किस उपनिषद से ये आपका यहाँ पर शब्द प्रयुक्त लिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है मुंडक उपनिषद। दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रख लेना क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुंडक जो उपनिषद था, मुंडक उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते शब्द यहाँ पर लिया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि
ऋग्वेद में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में जो आर्य लोग रहते थे और आर्य लोग क्या काम करते थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। जब हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी तो वहां पर अपन ने देखा था कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो व्यापार का काम करते हैं। तो अब यहाँ से आपका हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक संस्कृति आई, तो अब पूछा है कि वैदिक संस्कृति के जो लोग हैं वो क्या काम करते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो वैदिक संस्कृति के लोग हैं ये पशुपालन का काम करते थे। तो यहाँ पर लोगों को पशुपालन का ज्ञान हो गया था। हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन का ज्ञान नहीं था, अब वैदिक सभ्यता में यहाँ पर लोगों को पशुपालन का ज्ञान पूर्ण रूप से हो गया था, तो ये पशुपालन का काम करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो संगीत है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई या फिर इसका आदि ग्रंथ किसे कहा जाता था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, जो संगीत है इस संगीत के बारे में जो जानकारी आपको मिलती है ये सामवेद से मिलती है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा गया है, तो आपको याद रखना है कि भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है ये सामवेद को कहा गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? सबसे पहले विधि, विधि का मतलब होता है कानून या नियम, नियम या तो नियम बोल सकते हो या फिर इसे आप कानून बोल सकते हो। तो सबसे पहले कानून या नियम का निर्माता कौन माना जाता है, तो इसका जो सही आंसर आता है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, जो मनु है, मनु सबसे पहले प्राचीन वेद सबसे पहले विधि निर्माता माने जाते हैं। ठीक है, तो मनु को हम सबसे पहले प्राचीन विधि निर्माता या प्रथम विधि निर्माता बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, कृष्ण भक्ति का सबसे पहला और सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल कर आता है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, श्रीमद् भागवत गीता जो है ये कृष्ण भक्ति का सबसे प्रथम और सबसे प्राचीन, वो सबसे प्रथम और सबसे प्रधान ग्रंथ है। कौन सा? सबसे प्रधान यानी सबसे बड़ा ग्रंथ है कौन सा? कृष्ण भक्ति शाखा का श्रीमद् भागवत गीता। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप माना जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप किसे माना गया है, तो इसका जो सही आंसर निकल कर आता है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, गोधन, और गोधन को क्या बोला जाता है? गाय। याद रखना, गाय। दोस्तों कहीं भी अगर हम देखते हैं आज के टाइम पर कि कहीं भी कोर्ट कचहरी में जब लोग कोई अपराध करता है तो उस पर एक जुर्माना रखा जाता है, या तो उस पर जुर्माने के रूप में कुछ रकम रखी जाती है या फिर उसे सजा दी जाती है। लेकिन अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो उस समय या तो लोग किसी की हत्या कर देता है या कोई भी गलती या कोई भी ऐसा गलत काम करता था तो उस पर जुर्माने के रूप में गाय का कर्ज रखा जाता है। अगर आपने ये गलत काम किया तो आपको इतनी गाय देनी पड़ेगी। तो उस समय सबसे बड़ा जो संपत्ति थी वो गाय मानी जाती थी। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? शूद्र शब्द, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग मंडल के ऋग्वेद के कौन से मंडल में सबसे पहले मिलता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आता है ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, ऋग मंडल का जो 10वां मंडल है, टोटल 10 मंडल है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपका यहाँ पर शूद्र शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया है और सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पुराणों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि टोटल पुराणों की संख्या कितनी है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, पुराणों की टोटल कितनी संख्या है, तो टोटल 18 पुराण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सब क्वेश्चन के आंसर अपने माइंड में पहले क्लिक करते चले ताकि आपको पता चले कि कितनी तैयारी आपकी यहाँ पर बेहतर है और कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, जो प्रकृति है ये वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण है। दोस्तों अभी हम एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, फिर इसके बाद में एक लूसेंट जीके की पूरी क्लास भी हम शुरू कर देंगे, तो पूरा लूसेंट जीके भी हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये शब्द आप पकड़ लेना क्योंकि कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरंदर कौन से देवता को कहा जाता है, ये ऋग्वेद में कौन से देवता के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, इंद्र जो देवता थे, इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया और सबसे इंपोर्टेंट देवता थे उस समय ऋग्वेद के आपके इंद्र, और इनका 250 बार उल्लेख यहाँ पर आपको मिलता है 250 बार। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मैंने आपको शायद फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ये सोल्व करवा दिया था कि शुल्ब सूत्र का संबंध किससे है। तो इसका जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, शुल्ब सूत्र जो है इसमें ज्यामिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, और ये वैदिक गणित का एक अंग है। कौन सा? वैदिक गणित का अंग है शुल्ब सूत्र, और वैदिक गणित का अंग है, और उसके बाद में इसमें ज्यामिति के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अस्तो माँ सदगमे या तमसो माँ ज्योतिर्गमे या मृत्योर माँ अमृतगमे, ये तीनों श्लोक कहाँ से लिए गए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये तीनों श्लोक कहाँ से लिए गए। अस्तो माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे या मृत्योर माँ अमृतगमे, ये कहाँ से लिए गए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो ये तीनों शब्द है, ये तीनों श्लोक है, ये उपनिषद से लिए गए। तो ये भी आपको याद रखना है कि उपनिषद से ये तीनों श्लोक आपके यहाँ पर लिए गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ऋग्वेद में जो यज्ञ करता है उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों अगर आज हमने हमारे घर में यज्ञ करवाना है तो किसी को, ब्राह्मण को या किसी पंडित को हम बुलाते हैं, लेकिन अगर ऋग्वेद में जो यज्ञ करते थे उनको क्या कहा जाता था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, ऋग्वेद में जो यज्ञ करता था उनको बोला जाता था होता या होत्र, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में जो यज्ञ करते थे उनको क्या बोला जाता था, तो उनको होता या होत्र बोलते थे, ठीक है। उसके बाद अगर यजुर्वेद की हम बात करें तो यजुर्वेद में जो यज्ञ करता था उनको क्या कहा जाता था, तो याद रखना उनको बोला जाता था आपका अधर्व्यू। क्या बोला जाता था? अधर्व्यू। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो यजुर्वेद में यज्ञ करते थे उनको क्या बोला जाता था, तो उनको बोला जाता था अधर्व्यू, और जो ऋग्वेद में करते थे उनको होता या होत्र, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सामवेद में जो यज्ञ करता थे उनको क्या कहा जाता था, तो याद रखना उनको बोला जाता था उद्गाता। याद रखना, कैसे याद रखोगे? सामवेद में कौन, सामवेद में किसका आपको वर्णन मिलता है? संगीत का, और संगीत जो गाता है वो कौन होता है, तो जो गाता है वो उद्गाता, और जो उद्गाता है वो सामवेद में क्या करता था? यज्ञ करता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अथर्ववेद में यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था, तो याद रखना अथर्ववेद में जो यज्ञ करता था उनको ब्राह्मण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्राह्मण। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। होता या होत्र, ऋग्वेद में जो आपका यज्ञ करते थे ऋग्वेद में उनको बोला जाता था होता या होत्र। अधर्वी कौन? जो यजुर्वेद में जो यज्ञ करते थे, यजुर्वेद में जो यज्ञ करते थे उन्हें अधर्वी बोला जाता था। उद्गाता जो सामवेद में यज्ञ करते थे उन्हें उद्गाता बोला जाता था। और वहीं अथर्ववेद में जो अथर्ववेद में जो यज्ञ करते हैं उन्हें बोला जाता था ब्रह्मा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वेदों को अपुरुषे क्यों कहा जाता था, ठीक है। तो वेदों को अपुरुषे क्यों कहा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वेदों की जो रचना है ये देवता के द्वारा की गई है, ठीक है। वेदों की जो रचना है ये देवता के द्वारा की गई है, इसीलिए वेदों को क्या कहा जाता था, तो अपुरुषे इनको कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, यानी वैशेषिक जो दर्शन आपका ग्रंथ है इसका प्रतिपादन किसने किया। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, उल्लूक कणाद के द्वारा किसका आपका यहाँ पर प्रतिपादन किया गया, वैशेषिक दर्शन का। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन उल्लूक कणाद के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला है मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के जनक कौन है, यानी मीमांसा और पूर्व मीमांसा जो ग्रंथ है ये किसने प्रतिपादित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और कई एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, जो जेमनी थे, जेमनी ने मीमांसा या पूर्व मीमांसा नामक ग्रंथ का रचना की है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है। हमने देखा है कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल थे, और 10 मंडल में से आपसे पूछा है कि सोम को समर्पित मंडल कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो नोवा मंडल है। याद रखना ये नोवा मंडल आपका यहाँ पर सोम को समर्पित मंडल है। सोम को समर्पित मंडल है आपका कौन सा, नोवा। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध था ये उस समय वैदिक काल का। तो इस युद्ध के बारे में आप एक बार लुसेंट की बुक में जाकर जरूर पढ़ लेना, तो आपको वहां पर पूरा समझ में आ जाएगा कि इस युद्ध को लड़ने का कारण क्या था और किन किन के बीच में ये युद्ध लड़ा गया, ठीक है। तो इसका अगर आंसर देखें तो ये जो युद्ध है ये कहाँ पर लड़ा गया, तो परुशनी जो नदी थी, परुशनी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया, और मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है और कहीं एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है उसे क्या कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो रामायण का युग का जो काल है, ये रामायण युग का काल आपका 800 ईसा पूर्व से कब तक चला था, तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था ये आपका रामायण का काल था। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अछूत की जो अवधारणा है, ये अछूत की अवधारणा किस काल में आपका यहाँ पर उदित की गई थी। दोस्तों सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कोशिश कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए, इसलिए बार बार उनका रिवाइज भी करता यहाँ पर जा रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर डी। जो धर्मशास्त्र काल था, इस धर्मशास्त्र में सबसे पहले बताया गया अछूत के बारे में, अछूत चीज के बारे में कि अछूत क्या होता है, जो छुआछूत वाली बीमारी है, ये अछूत के बारे में सबसे पहले धर्मशास्त्र काल में यहाँ पर उदित हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र का उल्लेख आपको कौन से ग्रंथ में यहाँ पर मिलता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर है। सबसे पहले जो ऋग्वेद है, सबसे पहले ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख आपको यहाँ पर मिलता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के बारे में उल्लेख मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था। ये शब्द पकड़ लेना है क्योंकि कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निष्क का मतलब क्या होता है, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखना, प्राचीन काल में जो स्वर्ण के आभूषण यानी सोने के जो आभूषण थे, उस समय सोने के आभूषण को क्या कहा जाता था, तो सोने के आभूषण को निष्क कहा जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, निष्क किसे कहा जाता था, तो प्राचीन काल में सोने के आभूषणों को निष्क कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि उपनिषद पुस्तकें है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उपनिषद पुस्तकें किस प्रकार की पुस्तक है। तो याद रखना, उपनिषद जो है इसमें दर्शन पर आधारित ज्ञान आपको प्राप्त होता है। तो दर्शन पर आधारित ज्ञान किस में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, और उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित पुस्तकें। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद का संबंध किससे, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऋग्वेद का संबंध किससे है। तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में आपका कौन सा आता है, प्रार्थना या फिर भगवान का मंत्र वंत्र जो भी क्रिया है ये आपकी किस में आती है, तो ये आपकी आती ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद का प्रार्थना या भगवान से या देवता से संबंधित वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, अगला आता है आपका यजुर्वेद। तो मैंने आपको बताया था कि यजुर्वेद का संबंध किससे है, तो यज्ञ या कर्मकांड जो भी करते हैं हम, तो यज्ञ का जो संबंध है ये किससे, यजुर्वेद से। उसके बाद अगर आपसे पूछे सामवेद, तो सामवेद का संबंध किससे, संगीत से। ये भी आपको याद रखना है, मैंने बता दिया कि सामवेद का संबंध संगीत से है। उसके बाद अगर अथर्ववेद की पूछे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई एग्जाम में इससे क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है कि अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है। तो याद रखना, तंत्र मंत्र वशीकरण जादू टोना का जो सिस्टम है, ये पूरा अथर्ववेद में इसका वर्णन आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी। यानी आपसे पूछा है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा वर्णित नदी कौन सी थी, तो महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी। तो सबसे ज्यादा वर्णन आपका यहाँ पर मिलता है सिंधु नदी का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो वर्णित नदी अगर आपसे पूछे तो सबसे ज्यादा वर्णित नदी आपकी कौन सी, सिंधु नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं था, और ना ही ऋग्वैदिक काल में लोगों को लोहे के बारे में नॉलेज था। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर लोहे के बारे में लोगों को नॉलेज हो गया था, लोहे के बारे में लोग जानने लग गए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्थल की खुदाई से पता चला कि उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे के बारे में जानते थे, या लोहे के बारे में प्रमाण कहाँ से मिला। तो याद रखना, अंतरजी खेड़ा जो था, इस अंतरजी खेड़ा से आपका यहाँ पर लोहे के बारे में, लोहे की धातु के प्रचलन का साक्ष्य मिला। तो मोस्ट इंपोर्टेंट और कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरजी खेड़ा से किस धातु के प्रमाण मिले। तो याद रखना, लोहे के प्रमाण जो है ये आपके कहां से मिले, अंतरजी खेड़ा से। याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, और मैंने आपको बताया था कि जो ईश्वर से संबंधित जितने भी
काम है, ये ईश्वर की महिमा वाला जो काम है, ये आपका ऋग्वेद काल में, ये ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद में। उसके बाद अथर्ववेद में तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना, और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो औषधि का जो सिस्टम है या औषधि संबंधित जो जानकारी है, ये किस में मिलती है, तो ये अथर्ववेद में मिलती है। अथर्ववेद में एक तो औषधि की जानकारी, एक वशीकरण, जादू टोना, ये तीनों चीजें याद रखना। पहली औषधि, उसके बाद वशीकरण और जादू टोना, ये जितने भी काम है ये कहाँ पर मिलते हैं, आपके अथर्ववेद में। तो इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है अथर्ववेद में। उसके बाद अगर आपसे यजुर्वेद पूछे तो यहाँ पर बलिदान विधि याद रखना। मैंने बताया था कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में यज्ञ किए जाते थे, और उस समय यज्ञ के समय ही बलि दी जाती थी, तो बलि और यज्ञ दोनों यजुर्वेद में याद रखना, ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि सामवेद में किसका उल्लेख मिलता है, तो मैंने आपको बता दिया था कि सामवेद में संगीत के संबंधित जानकारी सामवेद में यहाँ पर आपको मिलती है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। महर्षि चरक ने एक पुस्तक लिखी थी जिनको नाम दिया था उन्होंने चरक संहिता, और चरक संहिता का संबंध किससे है, चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से, किससे, चिकित्सा से, और इसमें शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी बताइए। जो आज के टाइम पर हम ऑपरेशन करते थे, उस ऑपरेशन की पूरी जानकारी आपको चिकित्सा के चरक संहिता में आपको मिल जाती है। उसी समय चरक जी ने ये बता दिया था कि किस प्रकार से ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली थी, वैदिक युग में किस प्रकार की शासन प्रणाली उस समय चलती थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखना उस समय भी गणतंत्र वाली सिस्टम जो चलता है, गणतंत्र यानी जनता का शासन वाला जो सिस्टम है, वो गणतंत्र वाला सिस्टम आपका वैदिक काल में भी प्रचलित था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आता है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो ऋग्वेद है ये आपका सबसे प्राचीनतम वेद है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। तो दोस्तों ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट वैदिक संस्कृति के क्वेश्चन थे, जिनको हमने पूरे यहाँ पर फर्स्ट जो पार्ट है इसका कवर कर लिया। इसके बाद सेकंड पार्ट इसका आएगा, जिसमें हम यहाँ पर बाकी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं उन सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी, और आज की जो क्लास थी इसमें वैदिक संस्कृति का फर्स्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया। तो दोस्तों आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमें चाहिए, और आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो दोस्तों हमेशा क्लास को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के पास लिंक सेंड जरूर कर देना। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।